नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कहानी संचयन पुस्तक से कहानी विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने कहानी संचयन पुस्तक में आपकी संकलित जो कहानी है पाठ 2 पुरस्कार जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी, और इसमें हमने जो है ये जो कहानी है उसमें मुख्य जो पात्र है प्यारे विद्यार्थियों मधुलिका और अरुण है। और मधुलिका है वो कौशल सेनापति सिंघमित्र की पुत्री है और अरुण है वो मगध का राजकुमार है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो में हमने पढ़ा कि कौशल देश में एक हर वर्ष की भांति उत्सव होता है जिसमें राजा स्वयं, जो कौशल देश का जो राजा है वह स्वयं अपने हाथों से किसी भी प्रजा के यहाँ प्रजा के कोई भी खेत में जाकर के जो चुना जाता है हर वर्ष की भांति उस खेत में जाकर के स्वयं अपने हाथों से हल चलाता है। तो जो इस कहानी में जो बताया गया है कि अब की बार जो है मधुलिका के खेत की जो है खेत को राजा के इस उत्सव के लिए चुना गया है, कृषक जो उत्सव होता है उसके लिए चुना गया है। तो मधुलिका के खेत में जो है राजा ने सोने का बना हुआ जो हल है जिसकी मूठ है वो सोने की है, परत चढ़ी हुई है, उसके हल को वो चलाते हैं। और मधुलिका है वो जिस भी किसी के खेत को चुना जाता है वो उस खेत को जो है बीज देने का जो है उसको सौभाग्य मिलता है, राजा के साथ में बीज बोने का सौभाग्य मिलता है। तो मधुलिका भी पास में खड़ी है और हाथ में थाल लिए हुए बीज जो है राजा को देती जाती है। इस प्रकार से राजा खेत जोतते हैं। राजा के खेत जोतने के उपरांत जो है राजा है राज्य नियम के अनुसार राजकोष से जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है जिसका खेत होता है उसे देते हैं, यानी भूमि का चौगुना मूल्य वो दिया जाता है। लेकिन मधुलिका को जब ये कौशल देश के राजा ने स्वर्ण मुद्रिका दी तो मधुलिका ने वही स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने राजा के ऊपर ही न्यौछावर कर दी। ये देख करके जो है राजा थोड़े क्रोधित हो जाते हैं। इसी बीच मंत्री है वो उनको बताते हैं, मधुलिका को समझाते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो मधुलिका कहती है कि ये मेरे बाप दादाओं की अर्थात पूर्वजों की परदादाओं की भूमि है, इसको मूल्यों के द्वारा हम चुकाई नहीं जा सकती, अर्थात इसका मैं कोई मूल्य नहीं ले सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मधुलिका का यहाँ पर जो स्वरूप है वो दिखाया गया है। जो पृष्ठ संख्या हमने प्यारे विद्यार्थियों अब तक है वो 36 तक पढ़े हैं। आज अब 37 पृष्ठ से आगे हम पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 37 से आगे अब हम इस कहानी को लेते हैं। ठीक है, 26 तक की कथा कहानी मैंने शॉर्ट में बता दी आपको। उसी समय प्यारे विद्यार्थियों अरुण है जो कि देश अन्य राज्यों से लोगों को इस उत्सव में बुलाया जाता है और इस उत्सव में मगध देश का राजकुमार अरुण भी आया है और वह अरुण जो है उस सुंदरी मधुलिका के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है और वह उससे प्रेम करने लगा है। तो वह राजा को न देख करके, राजा के उस कृषक उत्सव को न देख करके जो है मधुलिका के सौंदर्य को देखता है और किस प्रकार से वो कहता है कितना भोला सौंदर्य है। तो इस प्रकार से विस्मय से उसको देखता है, कितनी सरल चितवन है, कितना भोला सौंदर्य है। तो अब आगे यहाँ पर देखिए कि रात्रि के जब उत्सव समाप्त हो जाता है तो सभी आगंतुकों को उस विश्राम है, उत्सव के बाद में सब विश्राम ले रहे होते हैं। तो उसमें अरुण है वो अरुण को उस समय नींद नहीं आती है और वह जो है एक तरह से मधुलिका से मिलने जाना उत्सुक होता है जाने के लिए। तो अब आगे देखिए पृष्ठ संख्या 37 से हम देखते हैं कि ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है वहाँ पर कि मुंडेर पर जो है कपोती है वो पैर खड़ी पंख को फैले अंगड़ाई ले रही है। ये देखता है कौन? अरुण देखता है जो मगध राजकुमार है। अरुण उठ खड़ा हुआ है, द्वार पर सुसज्जित अश्व है, घोड़े हैं। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे, नींद ले रहे थे। रक्षकगण थोड़ी थोड़ी तंद्रा उनको आ रही थी
अश्व के पैरों के शब्द से वे चौंक उठे, घोड़े की आवाज़ से वे चौंक उठे। अब देखिए 37 नंबर पृष्ठ से हम आगे पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। युवक कुमार तीर सा निकल गया, यानी तेज गति से अपना अश्व लेकर के उन रक्षक गणों के सामने से चला जाता है। तीर सा माना अत्यधिक तीव्र गति से, तो यहाँ उपमित किया गया तीर सा निकल गया, यानी तेज गति से वो निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। सिंधु देश का वह घोड़ा था, सिंध देश का घोड़ा था, तुरंग मैंने घोड़ा। प्रभात के पवन से, उस समय प्रातःकाल किसी हवा चल रही थी, ठंडी हवा थी, उससे वो बड़े पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, उस मधुक वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहाँ मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। यानी घूमते घूमते अरुण है वह उस मधुक वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहाँ पर मधुलिका जो है अपने दोनों हाथों पर वो अपने सिर को टिकाए हुए बैठी थी, खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक खिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। उसको ऐसा लगा, यानी मधुलिका को देखने पर उसको, अरुण को ऐसा लगा जैसे कोई माधवी लता वृक्ष की शाखा च्युत होकर के पड़ी है, यानी अलग होकर के नीचे पड़ी हो। इस प्रकार से मधुलिका का सौंदर्य उसको लगा। सुमन मुकुलित भ्रमर निस्पंद थे, ऐसा लगता जैसे सुमन है वो मुकुलित हो रहे थे, खिल रहे थे। मुकुलित का मतलब होता है खिलना, सुमन मैंने पुष्प फूल। भ्रमर निस्पंद थे, यानी भंवरे गुंजन नहीं कर रहे थे, गुंजायमान नहीं हो रहे थे। निस्पंद थे, चुप थे, शांत वातावरण था। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया। अरुण ने भी अपने अश्व को, अपने घोड़े को चुप रहने का संकेत दिया और उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। उस सुषमा को, उस सौंदर्य को, मधुलिका के सौंदर्य को देखने के लिए वह चुपचाप उसको देखना चाहता था। इतने में ही कोकिल बोल उठाया था, कोयल बोल पड़ी। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, अरुण ने प्रश्न किया, छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो। यानी ऐसा लगता है जैसे वह कोयल बोल करके प्रश्न कर रही हो उस अरुण से कि तुम इस सोई हुई सुंदरी पर, कुमारी के सौंदर्य को इस प्रकार से देख रहे हो, कितने दृष्ट हो, तुम कौन हो। मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। इतने में मधुलिका की आंखें खुल गई। उसने देखा एक अपरिचित युवक, उसने सामने देखा कि एक अपरिचित युवक है। वह संकोच से उठ बैठी, वह संकोच करके उठ बैठी। भद्रे, तुम्ही ने कल के उत्सव की संचालिका रही हो ना, कि तुम्ही है ना जो कल के उत्सव की संचालिका रही हो। अर्थात ये प्रश्न कौन कर रहा है? ये प्रश्न अरुण कर रहा है। किससे? मधुलिका से, कि हे भद्रे, हे श्रेष्ठ स्त्री। भद्रे का अर्थ होता है हे श्रेष्ठ स्त्री, क्या तुम ही कल के उत्सव में संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान को जो प्राप्त, तुमने सम्मान तुझे मिला था, ये डोट आगे बंद किया हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि कल उस सम्मान को तुमने जो ठुकरा क्यों दिया, ये बात कहना चाहते हैं कौन? अरुण। क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे उस अवस्था से संतुष्ट न रहने देंगे कि आप मुझे क्यों सता रहे हो? क्या मुझे इस स्वप्न, तुम्हें कल का स्वप्न सता रहा है, तुम्हें आज भी उनको कल की याद आ रही है? ये बात कह रही है कौन? मधुलिका। कि तुम मुझे क्यों इस अवस्था में जो है संतुष्ट न रहने देंगे? क्या मुझे इस अवस्था में मुझे संतुष्ट नहीं रहने देंगे? क्या मैं यूँ खिन्न मुद्रा में सोई हुई हूँ, तो क्या मुझे इस अवस्था में मुझे नहीं रहने देंगे, संतुष्ट नहीं रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। ये अरुण कह रहा है। ये अरुण क्या कह रहा है? कि मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी, तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का है, मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग को। तो वो कहती है कि मेरा उस अभिनय को तुमने भक्त बन गए हो, मेरा उस अभिनय का, मेरी उस विडंबना का, मेरे उस दुख का, मेरी कितना मनुष्य निर्दयी है। इस प्रकार से ये बात कहती है कौन? मधुलिका। किससे? अरुण से। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग, कि चले जाओ इस मार्ग, अपने यहाँ से चले जाओ, मुझे क्षमा करो। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी, ठीक है, आगे ये डॉट लिखा हुआ है,
तो ये अरुण उसको कहता है कि हे सरलता की देवी, तुम कितनी सरल हो। मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मैं तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, तुम्हारी दया चाहता हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं चाहती, मैं अपने हृदय की भावना को दबा करके नहीं रख सकता। ठीक है, उसे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इस प्रकार से बात कहना चाहते हैं, यानी अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली और जीने वाली हूँ। आज मेरी स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया, मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। राजकुमार कहता है, राजकुमारी मधुलिका ना, मधुलिका कहती है कि मैं कृषक बालिका हूँ, मैं किसान की बालिका हूँ, पुत्री हूँ। आप नंद बिहारी हो, आप राजा हो यहाँ के अपने राज्य के, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने जीने वाली हूँ। आज मेरी स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया, आज मेरी जो खेती थी, खेत था, वो छीन लिया गया है। मैं कितनी दुख से विकल हूँ, व्याकुल हूँ, मेरा उपहास न करो। उस युवक से कहती है, यानी अरुण से कहती है, मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। अरुण कहता है कि मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा सकता हूँ, दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका क्या कहती है कि नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, यह देश का नियम है, राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही दुखियों ने सहन करना पड़े। तो आगे देखिए आगे अरुण क्या कहते हैं, तब तुम्हारा रहस्य क्या है, तुम क्या रहस्य साबित करना चाहती हो, क्या तुम्हारा रहस्य है। तो मधुलिका कहती है, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं है। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता, अगर राजकुमार यदि नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता, तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की तरफ खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई, यानी उठती हुई क्या बोली, वह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता, तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की तरफ खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। इस प्रकार से थोड़ा सा क्रोध में हो गई है कि ऐसा मेरा अपमान करने के लिए नहीं आता, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, मेरा और तुम्हारा क्या साथ होगा। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा, यानी जो बातें उसको चुभती हुई बातें उसने बोली मधुलिका ने, तो चोट खा करके राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठ रहा था, किशोर किरणों से, उन प्रातःकालीन किरणों से उसका रत्न किरीट यानी रत्न से जड़ा हुआ किरीट यानी मुकुट चमक रहा था। किसका? अरुण का, राजकुमार अरुण का। अश्ववेग से चला जा रहा था और घोड़ा तेज गति से वहाँ से चला जा रहा था, और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई। और मधुलिका को भी ऐसा लगा कि मैंने इस प्रकार से उसका अपमान किया या निष्ठुर प्रहार किया, तो उस निष्ठुर प्रहार से क्या वह स्वयं आहत न हुई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मधुलिका को भी अरुण का यह प्रस्ताव हृदय से अच्छा लगा, लेकिन वह अपने राष्ट्रीय नियम के कारण या जो है उसको ऊपर हृदय से उसको है ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारा जो प्रेम प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं करती। उसके हृदय में टीस सी होने लगी, पीड़ा सी होने लगी, वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। वह राजकुमार जब चला गया और उसके अश्व से उड़ने वाली धूल थी वो आकाश में छाई हुई थी, वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया, यानी मधुलिका को ये ठेस पहुंच गई कि मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन या अनुग्रह वो नहीं लिया, राजा के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको स्वीकार नहीं किया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पैर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। अब मधुलिका वह दूसरे खेतों में काम करने लगी, क्योंकि उसका खेत तो किसका हो गया? राजा का हो गया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। मधुक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी पत्तों की बनी हुई कुटिया थी, झोंपड़ी थी। सूखे डंडलों में से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वहीं आश्रय था। मधुलिका का वहीं क्या था? आश्रय था, सहारा था। कठोर परिश्रम से रूखा अन्न मिलता, वहीं उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था, यानी उसको खाने के लिए बहुत कम मिलने लगा।
वह बहुत कठोर परिश्रम करती और उसके बाद में उसको थोड़ा सा रूखा अन्न मिलता, वह उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए प्राप्त था, अर्थात उसको जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। अगला पृष्ठ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 38वां पृष्ठ। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। हालांकि जो मधुलिका है वो दुबली थी, क्योंकि अब ज़्यादा दुबली हो गई है। किसान का जो खेत था वो स्वयं का, उसने जो है कृषक पुत्री का खेत है वो छीना जा चुका है। अब वह दूसरे खेतों में काम करती है तो उसको इतना जो है जीविकोपार्जन नहीं होता, सो वो भोजन भी कम करती है। और दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति है, चमक है। दुबली जरूर है लेकिन शरीर पर चमक है, कांति है। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे, आसपास के किसान थे जो उसकी खेतों के आसपास थे, उसके खेत के आसपास जो किसान थे वह मधुलिका का आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतते गए। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश, उसमें बिजली की दौड़ धूप, यानी अब देखो समय किस प्रकार का देखिए वातावरण दिखाया गया है। महीने बीत गए, वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी यानी रात्रि है। मेघों से भरा हुआ आकाश है, बादलों से भरा आकाश, उसमें बिजली की दौड़ धूप, साथ में बिजलियां चमक रही है आकाश में। ये दृश्य देखिए, ठंड का समय है, सर्दी का समय है, रात्रि, सर्दी की रात्रि है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, उसमें बिजलियां चमक रही है। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। मधुलिका का जो पर्णकुटियाँ थी, वो जो झोंपड़ी थी, उसके छाजन से पानी वो टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी, उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे ओढ़ने के लिए, तो ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। वह ठिठुर कर ठंड से कांप रही थी और ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी कि देखो मुझे कितना ये गरीबी है वो सहन करनी पड़ रही है, कमियां, अभाव को सहन करना पड़ रहा है, इस प्रकार से आज बढ़ा करके सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण हैं तो अपनी सीमा मर्यादा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता कल्पना के साथ बढ़ती और घटती जाती रहती है। तो एक दर्शन बताया मधुलिका ने या जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें कि जीवन में सामंजस्य रखने वाले जो उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है वो कल्पना के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। सामान तो वही रहता है लेकिन आवश्यकता कल्पना के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बातें स्मरण हुई। आज उसको बहुत दिनों के बाद में उसको बीती हुई बातें वो याद आने लगी, स्मरण होने लगी। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, उसको याद आने लगी कि 2 नहीं 3 वर्ष हो गए जब प्रभात के समय, सुबह के समय स्वयं मगध का राजकुमार अरुण मेरे द्वार पर आया, मेरी कुटिया में आया और आकर के अपना प्रस्ताव रखा, विवाह का या अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, तो उसी मधु वृक्ष के नीचे आया था। प्रभात में तरुण युवा राजकुमार ने क्या कहा था उसको याद आ रहा है। वह अपने हृदय से पूछने लगी, कौन? मधुलिका अपने हृदय से पूछने लगी कि उन चाटुकारिका के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी क्या कहा था, यानी मन ही मन वह प्रेम करने लगी थी अरुण से। तो वो चाटुकार्य मैंने चापलूसी के भरे हुए वो युवक के या उस तरुण राजकुमार के जो स्वर थे उस शब्द को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी मन ही मन से कि क्या कहा था उस दिन। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण कर सकता था। दुख से भरा हुआ हृदय केवल उन सपने से वो बातों को स्मरण कर रहा था। और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। और स्मरण ही होता, अगर याद ही होता तो वह इस कष्टों से भरी हुई काली रात्रि में वह कहने का साहस करता, हाय री विडम्बना, हाय रे दुख, हाय री विडम्बना, कैसी विडम्बना है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी कि कहाँ से ऐसा समय दोबारा आ जाए, कहाँ से वह युवक फिर से आ जाए और मुझे अपना प्रेम प्रस्ताव मेरे सामने रखे। तो ये सोच रही है मधुलिका कि वह अपने हृदय से मन ही मन बात करती है कि आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी, व्याकुल थी।
दारिद्र्य की ठोकरों से उसके मन व्यथित और अधीर कर दिया। वह बहुत गरीब हो गई थी और दारिद्रता के कारण, क्योंकि वह बड़ी स्वाभिमानी थी, किसी के सामने भीख नहीं मांगती थी, झुकती नहीं थी, स्वाभिमानी स्त्री थी, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों वो दारिद्र्य की ठोकरों से, गरीबी की ठोकरों से उसे व्यथित और अधीर कर दिया, धैर्यहीन कर दिया। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र। मगध की प्रसाद माला उसको याद आने, काश मैं उस युवक के, उस तरुणी राजकुमार अरुण का वह प्रस्ताव मान लेती तो आज मैं मगध की महारानी होती। तो ये मन ही मन कर रही है कि मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र, मगध की उस महलों का प्रसाद माला यानी महलों का, ऊंचे ऊंचे महलों का वैभव, वह काल्पनिक चित्र उन सूखे डंडलों के रंध्रों से, उन सूखे डंडलों से यानी वो जो पर्णकुटियाँ बनी थी, उन जो ऊपर से सूखी सूखी डंडलों से बने हुए, उसमें बीच बीच में छेद दिखाई दे रहे थे, उन रंध्रों से, रंध्र माने छेद से, नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। आकाश से बिजलियाँ साफ दिख रही थी उस छेद में, पर्णकुटी से, और ऊपर ठीक प्रकार से वो छत भी नहीं थी, तो वो उस जगह जगह उस छेद से, पत्तों के छेद से आकाश में बिजली की चमक या प्रकाश दिखाई दे रहा था, वह नाचता हुआ सा दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, जैसे छोटा शिशु श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता, जुगनू जो एक चमकने वाला कीड़ा होता है, कीट पतंगा होता है, उसको पकड़ने के लिए जैसे हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका का मन ही मन कह रही है, अभी वह निकल गया, अभी वह तो निकल गया, यानी वह अरुण निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, इतने में जोर से वर्षा आने लगी, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, जोर जोर से बिजली की गर्जना बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी, शीतकाल की वर्षा है तो ओले भी पड़ने की संभावना हो गई। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी कि अब क्या होगा, अगर ओले पड़ने लगे तो फिर तो इस जर्जर कुटिया में कैसे रह पाऊंगी। और सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, अचानक ही बाहर शब्द हुआ। आप देखिए दृश्य प्यारे विद्यार्थियों, सहसा अचानक ही बाहर से एक शब्द हुआ, कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए, कौन है यहाँ, पथिक को आश्रय चाहिए, पथिक मैंने राहगीर को आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए। मधुलिका ने डंडलों का कपाट खोल दिया, बिजली चमक उठी, उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। वह वही राजकुमार था जो आज 3 वर्षों के उपरांत वहाँ आया है। तो जैसे ही डंडलों का कपाट खोला और बिजली चमक उठी, और उसी समय उसने बिजली की चमक में एक चेहरा देखा, एक पुरुष जो घोड़े की डोर पकड़े खड़ा था। सहसा उसे देख करके वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका, आश्चर्य से युवक ने कहा। वह युवक था, वह वहीं अरुण था, वह राजकुमार था जो मगध का था। वह जोर से आश्चर्य से युवक ने कहा, मधुलिका तुम। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखने लगी। मधुलिका भी याद ही कर रही थी, स्मरण कर रही थी उन 3 सालों की पूर्व जो बात हुई थी। वह इसी वृक्ष के, मधुक वृक्ष के नीचे आया था, तरुण युवक राजकुमार अरुण, ठीक है, वो आया था और आकर के अपने प्रेम का प्रस्ताव उसके सामने रखा था। उस समय मधुलिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज वह कल्पना सहसा प्रत्यक्ष हो रही है, ये देखकर बड़ी चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर ये बात कौन कह रही है? मधुलिका। किससे? अरुण से। अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, कि मैंने उस दिन तुम्हें कितना समझाया था, परंतु ... आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि तुम नहीं माने। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी कि उसकी ये गरीब दशा, उसकी ओर वह संकेत नहीं करना चाहती थी। और उसने कहा, और आज उसकी ये क्या दशा है, और आज उसकी ये क्या दशा है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अरुण कह रहा है कि मैं मगध का विद्रोही निर्वासित, मैंने देश निकाल जिसको दे दिया है, ऐसा मैं कौशल से मुझे निकाला गया है। मैं जीविका की तलाश में आया हूँ, कुछ जीविका अर्जन खोज करने के लिए इस यहाँ पर आया हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मधुलिका उस अंधकार में जोर से हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथीन कृषक बालिका, ये भी एक विडंबना है।
तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। तो मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी और हंस करके क्या कहा कि मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक नाथनी कृष्ण बालिका, ये भी बड़ी विडंबना है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी व चुपचाप चुप्पी, शांत एकदम, निस्तब्ध का अर्थ होता है एकदम चुप शांत, वह शीतकाल की शांति से युक्त जो रजनी थी, रात्रि थी, कोहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर, समीर मैंने हवा, हाड़ कंपा देने वाली ठंडी हवा बह रही थी। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। अब दोनों है वो उस पहाड़ी गह्वर मैंने उस पहाड़ी गुफा के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे दोनों बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोल रहा था। मधुलिका की वाणी में उत्साह था लेकिन अरुण बड़ी सावधानी से बोल रहा था। मधुलिका ने क्या पूछा, जब तुम इतने विपन्न अवस्था में हो, विपन्न मैंने गरीब अवस्था में हो, इतनी तुम्हारी हालत दयनीय हो गई है, किसकी? अरुण की, क्योंकि उसे देश निकाला दे दिया है, तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास इतने सैनिक, वो साथ में सैनिक भी लाया था, तो तुम्हारे पास, तो फिर इतने सैनिकों के साथ रहने की क्या आवश्यकता थी? तो अरुण क्या कहता है, मधुलिका बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। मधुलिका बाहुबल ही वीरों की आजीविका है, कि बाहुबल भुजाओं का बल ही वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देती, और करता ही क्या, कैसे छोड़ देती नहीं है, यहाँ पर देता होगा कि मैं इसको जीवन मरण के साथी, इनको भला मैं कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या। तो अब आगे देखिए प्रश्न कर रही है मधुलिका, क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, हम जैसे हम लोग परिश्रम से कमाते हैं खाते हैं, अब तो तुम भी इसी तरह से डॉट डॉट लिखा हुआ है कि अब तुम भी ऐसे मेहनत करोगे। भूल न करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। मधुलिका से कहता है अरुण कि भूल न करो कि मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं एक नए राज्य की स्थापना करूँगा। अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ और कहना चाहता, कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था, यानी जैसे वह कुछ और कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। नवीन राज्य, ओहो, ये कौन कह रही है? मधुलिका। नवीन राज्य, नया राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं है, कि तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं है। देश निकाला हो गया, इतने थोड़े से सैनिक है तुम्हारे पास, इस पर भी तुम भरोसा करते हो बाहुबल पर कि तुम अपनी बाहुबल से नए राज्य की स्थापना कर पाओगे। तो इस प्रकार से क्या कह रही है मधुलिका कि नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं है, भला कैसे, कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं कि तुम किस प्रकार से नए राज्य की कल्पना करते हो, जरा बताओ तो, कोई ढंग तो बताओ कि उस कल्पना का आनंद मैं भी ले लूं। यानी एक तरह से व्यंग्य कर रही है। तो मधुलिका को अरुण क्या कहता है, देखिए कि कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, अरुण कह रहे कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा, कि मैं कल्पना ही नहीं करता, मैं तुम्हें एक दिन राज रानी के सम्मान में तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो, तुम्हारा जो खेत छीना गया है उस छीने हुए खेत को लेकर तुम भयभीत मत हो, तुम्हें मैं एक दिन सिंहासन पर बिठाऊंगा। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बढ़ने लगा। एक क्षण के लिए उस सरल हृदय की, उस सरल मन के मधुलिका के मन में प्रमाद का जो है अंधड़ उमड़ने लगा, आंधी सी उमड़ने लगी, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, मैंने अचानक से कहा, आ है, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। क्या कहा, आज मन की बात बोली है कि सचमुच मैं आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमार। अरुण रिटाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो, प्रेम करती हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ प्रेम भरी बातें जो है अरुण ने उसको कही। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, और ये जो अंतर है प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश में आता है, महत्वपूर्ण है। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा, यह हाँ भी नहीं कह सकी और न भी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया, यानी जैसे ही अरुण ने
उसको उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर के कहा कि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करती हो, तो युवती जो मधुलिका थी वह बड़ी प्रसन्नता से खिल उठी, उसका हृदय रोम रोम जो है खिल उठा, लेकिन वह इस प्रसन्नता को व्यक्त न हाँ में कर सकी न ना में कर सकती, यानी वह ये भी नहीं कह सकी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया, यानी अरुण ने पहचान लिया, जान लिया कि वह मेरे से प्रेम करती है। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया, तुरंत बोल उठा। क्या बोल उठा? तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिके। अरुण के खड़ंग का आतंक देखोगी कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं आज प्राणों में पण लगाकर, मैं कर्तव्य में अपना पूरी तरह से सौगंध खाकर कहता हूँ, प्राणों का पण लगाकर पूरी जोर ताकत के साथ में मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूँ। तो तुम क्या बोलो? ये कहना चाहते कि मैं कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के खड़ंग का आतंक देखोगी कि अरुण की तलवार का तुम आतंक देखना चाहोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? हालांकि वह कहना तो चाहती थी कि नहीं, मुझे कौशल का राजकुमारी रानी नहीं बननी है, लेकिन वह नहीं शब्द नहीं निकाल सकी। अपितु उसके मुंह से क्या निकला? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा चाहती थी। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह स्वीकार न करेंगे, कि तुम थोड़ी सी प्रार्थना करोगे तो वह स्वीकार भी नहीं करेंगे। मैं ये उनको प्लान बता रहे हैं, इसको अरुण है वो मधुलिका को एक उपाय बता रहे हैं। ठीक है, क्या उपाय बता रहे हैं कि अगर सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यानी जब से तुम्हारा खेत उन्होंने जोता है, लिया है राज्य के लिए उस उत्सव के दिन, तो वह तुम्हारे लिए चिंतित है कि अब बिना खेत के वो कैसे जीविका उपार्जन कर रही है। इस प्रकार से जरूर वो चिंता करते होंगे तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ। और तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम वहाँ जाकर कोई प्रार्थना करोगी किसके सामने? कौशल राजा के सामने, तो वह तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मुझे वह भी विदित है, पता है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। कि मुझे ये भी पता है मधुलिका कि कौशल के जो सेनापति है वह अपने बहुत सारे सैनिकों को साथ में लेकर के उन पहाड़ी दस्यु माने डाकू, बदमाश, दुष्ट, दस्यु का अर्थ होता है डाकू, जो दुष्ट है, शत्रु है, उस पहाड़ी दस्युओं को, उन डाकुओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए। यानी अगर अभी बात करें, ये कहना चाहते हैं अरुण कि अभी कौशल जो राजधानी में सैनिक भी बहुत कम है, क्योंकि अधिकतर सैनिक दूर लड़ने के लिए चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी, ये कोई षड्यंत्र करने जा रहा है। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा, दारुण माने भयंकर भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा तुम बोलती नहीं हो। अरुण ने कहा तुम बोलती क्यों नहीं? तुम बोलती नहीं, जो कहोगे वह करूंगी। मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। जैसा वो प्लान बता रहा है, उपाय बता रहा है, ठीक वैसे ही मधुलिका को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वह मंत्र मुग्ध सी यही उसने कहा कि जो कहोगे वह करूंगी। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिंद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। अब देखिए दूसरा दृश्य दिखाया जा रहा है। स्वर्ण मंच पर सोने का बिस्तर है, मंच है, उस पर कौशल नरेश अर्धनिंद्रित यानी आधी निंद्रा में अवस्था में सोए हुए हैं, आंखें मुकुलित किए हुए यानी बंद किए हुए हैं। एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। एक चामर धारिणी यानी पंखा करने वाली एक युवती यानी जो दासियां हैं वो उस राजा के जो पंखा कर रही है, कलाई को अपनी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन से उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। चामर का जो शुभ्र आंदोलन है, चामर का यानी उस पंखे का जो सुंदर शुभ्र है, सफ़ेद रंग का है, उस शुभ्र आंदोलन से यानी उसके डुलाने से जो पंखा डुलाया जा रहा है उस प्रकोष्ठ से धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। तांबुल वाहिनी प्रतिमा जो है मूर्ति है वो उसके समान दूर वो खड़ी हुई है।
आगे देखिए, प्रतिहारी ने आकर कहा, यह दृश्य कहाँ का दिखाया जा रहा है? कौशल राजा का शयन कक्ष है और वहाँ पर जो है राजा सोया हुआ है अभी, और इसी बीच प्रतिहारी वहाँ पर आता है। प्रतिहारी ने कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। प्रतिहारी जो सेवक है, जो सैनिक है, वो आकर के राजा के उस शयन कक्ष में, उस महल में आकर के कहता है, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। तो राजा ने कहा कि स्त्री प्रार्थना करने आई है तो आने दो। तो प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई है। वह स्त्री कौन थी? मधुलिका थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मधुलिका आई है, उसने प्रणाम किया महाराज को। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा, स्थिर दृष्टि से उसको देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है, कि तुम्हें कहीं पर देखा है। तो वह स्त्री वहाँ पर आई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम 39 पृष्ठ तक ही पढ़ेंगे, शेष पृष्ठ है वो आगे के वीडियो में हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से दीनहीन अवस्था से मधुलिका गुजर रही है, और दूसरी ओर अरुण भी मगध देश से निर्वासित हो चुका है और वह अपनी जीविका की खोज के लिए यहाँ कौशल में आया है, और वहीं पर भेंट हो जाती है किससे? मधुलिका से। अरुण की भेंट मधुलिका से होती है, और अरुण है वो कौशल पर अपना आधिपत्य या अधिकार करना चाहता है, कौशल पर अधिकार करके स्वयं राजा बनना चाहता है और मधुलिका को रानी बनाना चाहता है। ये सपने या ये कल्पना वो कर रहा है। इसी बीच मधुलिका को थोड़ा जो है राष्ट्र प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम तो उससे हो चुका है, लेकिन भीतर ही भीतर वो अपने राष्ट्र के प्रति भी सजग है। तो ये भी बात यहाँ पर आती है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, वह अरुण के बताए अनुसार, अरुण ने जो एक उपाय बताया है, उस उपाय को लेकर के वह राजा कौशल के राजा के पास में आई है, और आगे की कहानी है वो अगले वीडियो में हम लेंगे। किस प्रकार से वह राजकुमार से कोई शर्त रखती है, कोई चीज़ मांगती है, उसका हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, और किस प्रकार से व्यक्तिगत प्रेम के आगे देश प्रेम वो श्रेष्ठ हो जाता है। ये पाठ के अंत में हम इसका सार आएगा। बड़ा मार्मिक प्रसंग है आगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे पुरस्कार कहानी के आगे के पृष्ठों को, यानी आगे की कहानी को लेकर के, शेष कहानी को जो है हम बाद में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक जो पढ़ाया है उसको ठीक प्रकार से पुनः आप पढ़ेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे। ठीक है। तो मधुलिका का किस प्रकार से चित्रण है, चरित्र चित्रण है, उसको आप समझते जाइए। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।